हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। टू ऑफ द फोर्थ सीरीज़ जो है वो काफ़ी चल रही है मगर स्लो चल रही है। लेकिन आज जो इस सीरीज़ का टॉपिक है दैट इज़ एमसीक्यूज ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच, और मैं फिगर्स ऑफ स्पीच लाई हूँ जो हर टीचिंग के एग्ज़ाम में काम आते हैं। इसके अलावा हमारा एक और जो है वो चल रहा है, रोज़ मैं कोशिश करती हूँ कि लाइव ही आऊँ। KVS के TGT और PGT फ्री क्लासेस, 4 दिन TGT 2 दिन PGT, मंडे से लेके थर्सडे तक TGT और फ्राइडे और सैटरडे KVS PGT लाइव चलता है शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। और उन क्लासेस के जो नोट्स रहते हैं वो टेलीग्राम पर PDFs डाली जाती हैं। एवरीथिंग, चाहे क्लासेस है चाहे नोट्स है, नोट्स पे क्वेश्चंस भी हैं, ऑल ऑफ आर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उनके वो नहीं है। आप लोग अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको एक दिशा जो है वो दी जा रही है। आप लोग तैयारी कीजिए और सफल होइए। आपकी सफलता हमारा प्रयास। और आज जो है ये एक टू द फोर्थ सीरीज का एक जो कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव दैट वन की टू सक्सेस इज टू एक्सेप्ट ट्रूथ नो मैटर हाउ इट इज स्पोकन। सबसे पहली बात यही है कि सक्सेस पाने के लिए सच्चाई एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। लोग एक ट्रांस में, एक धोखे में रहते हैं। अगर आपने सच्चाई एक्सेप्ट कर ली तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो सच्चाई क्या है आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अब हमारा यूपी TGT इंग्लिश का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से। पहली बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, यूपी TGT PGT में जो लोग तैयारी कर रहे हैं निश्चिंत होकर तैयारी करिए। पेपर अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल भी नहीं है। अगर बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा करवाने की गारंटी हम देते ही हैं। हमारे यहाँ तो पूरा करने के साथ साथ रिवीजन भी स्टूडेंट्स को मिल रहा है। जब जून में बैच वैकेंसी आई थी तो लोगों ने ये सोचा था अब 2 महीने बाद पेपर हो जाएगा तो नहीं भरा, अब 2 महीने बाद पेपर हो जाएगा तो नहीं जो है तैयारी शुरू नहीं करी। अब भी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी इंग्लिश सूत्रा के साथ अच्छे तरीके से हो तो आप 2 जनवरी से वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच के बारे में जानकारी लेने के लिए 7895937338 पर कॉल करिए। इसके अलावा आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेड बैच है, दिस इज अ पेड बैच। ये यूपी TGT का पेड बैच है जिसमें नोट्स वगैरह आपको सब इसी फीस में मिलते हैं। इसके अलावा यूपी TGT का एक वीडियो बैच भी है जिसके बारे में भी आपको जानकारी जो है वो मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच पुअर डेथ नो येट कांस्ट दाउ किल मी। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है, पहली बात यह है कि डेथ को इसमें संबोधित किया जा रहा है, यानी कि इसमें एड्रेस किया जा रहा है। अगर एड्रेस करते हैं तो वो अपोस्ट्रोफी हो जाता है, मगर यहाँ देखिए कि यहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है ही नहीं। तो अगर हम किसी अपोस्ट्रोफी में किसको संबोधित करते हैं, किसी लिविंग नॉन लिविंग पर्सन को, नॉन लिविंग पर्सन नहीं, किसी डेड को, किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, उसे जो है संबोधित करते हैं। और जब हम संबोधित कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उनसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम किसी लिविंग बीइंग से बात कर रहे हैं। तो इसीलिए उस फिगर, अगर अपोस्ट्रोफी है और फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफी नहीं दी हुई तो वो अपने आप पर्सोनिफिकेशन हो जाती है। वाई? बिकॉज वी आर ट्रीटिंग द सब्जेक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग। वी आर ट्रीटिंग इनएनिमेट थिंग्स एज ह्यूमन बीइंग्स। दैट इज वाई दिस इज पर्सोनिफिकेशन। हर अपोस्ट्रोफी अगर उसमें किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एड्रेस किया जा रहा है तो वो पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि इसमें 2 फिगर्स ऑफ स्पीच मिलती हैं। तो पर्सोनिफिकेशन जब ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग्स को दी जाती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, नॉन लिविंग थिंग को, नेचर के ऑब्जेक्ट्स को दी जाती हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन है। व्हेन यू एड्रेस समबडी that is not present there, that is dead, inanimate object or abstract idea, that is apostrophe, and every apostrophe is personification. अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को ही कर रहे हैं तब तो वो खाली apostrophe है, मगर अगर इनएनिमेट चीज को कर रहे हैं तो वो apostrophe के साथ personification भी है। तो ये है personification। और ये जो लिया गया है ये एक सोनेट है जॉन डन का। जॉन डन का सोनेट है ये, जिसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ बी नॉट प्राउड।
ठीक है जी, तो ये हुआ पर्सोनिफिकेशन। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लेट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यहां पर एज दिया हुआ है। सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच होती है, सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें दो ऐसे चीजों को कंपेयर किया जाता है जो जिनमें कुछ असमानता, मतलब जो दो असमान चीजों को कंपेयर किया जाता है जिनमें एटलीस्ट एक क्वालिटी जो है वो समान होती है। अगर समान समान क्वालिटी वाले लोगों को कंपेयर किया जाएगा तो वो सिमिली नहीं होता। जैसे अगर आप बोलते हैं ही इज एज पेल एज अ घोस्ट, तो इंसान की तुलना घोस्ट से की जा रही है तो सिमिली है। या अगर बोलते हैं ही इज एज फेरोशियस एज हिज वाइफ, तो दो ह्यूमन बींग्स की तुलना की जा रही है तो वो सिमिली नहीं है, दैट इज साधारण कंपैरिजन, दैट सिंपल कंपैरिजन। तो सिमिली में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जाती है विच दे जिनमें एक सिमिलैरिटी हो, दैट इज। तो ये आपका दैट इज सिमिली। तो ये और ये जो लाइंस हैं ये आई वेंड, ये डैफोडिल्स पोयम है वर्ड्सवर्थ की, वहां से ये कोटेशन ली गई है। नेम द फिगर ऑफ स्पीच देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी। ये शेक्सपियर का सोनेट है, दिस इज अ सोनेट ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर्स का सोनेट। और इसमें वो जो सोनेट ये है, ये जो उन्होंने डार्क लेडी को, शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं जिनमें से उन्होंने 126 सोनेट्स जो हैं वो एक यंग मैन को जो एड्रेस करेंगे, बाकी के सोनेट्स 26 सोनेट्स डार्क लेडी को और बाकी के 2 क्यूपिड को करे हैं। लेकिन माना जाता है कि 28 सोनेट्स जो हैं वो उन्होंने डार्क लेडी को समर्पित करेंगे। हालांकि अगर बांटें तो 126 टू यंग मैन, 26 टू डार्क लेडी एंड 2 टू द क्यूपिड। खैर वो छोड़िए, ये सोनेट में शेक्सपियर जो है वो डार्क लेडी की बात कर रहे हैं। देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी। तो यहाँ जो वर्ड है लाई, लाई में फिगर ऑफ स्पीच है पन। अब पन कैसे है? पन का मतलब होता है प्ले ऑन वर्ड्स, प्ले ऑन वर्ड्स होता है पन। पन में क्या मतलब है? यहाँ जो लाई वर्ड है इसका 2 मीनिंग है, एक है टू स्लीप और एक है टू अटर लाइज, टू टेल, टू अटर लाइज या टू टेल अ लाई। तो ये दो जो है एक वर्ड में जब 2 मीनिंग्स होते हैं तो उसे प्ले ऑन वर्ड्स जिसे कहा जाता है। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? पन। तो पन का मतलब होता है शब्दों से खेलना, और जहाँ पर एक ही शब्द के 2 मीनिंग्स होते हैं। जैसे मिल्टन का सोनेट है दैट वन टैलेंट विच वॉज अ डेथ टू हाइड। तो जो टैलेंट वर्ड है उसमें 2 मीनिंग है। एक टैलेंट का मतलब सिक्का, कॉइन, जो एक बाइबल की स्टोरी के अनुसार वन टैलेंट एक नेचुरल एबिलिटी। तो पन का मतलब ही होता है प्ले ऑन वर्ड्स। Thy soul was like a star and dwelt apart. Thy soul was, यहाँ पर जो कंपेयर किया गया है, सोल को स्टार से कंपेयर करा गया है, आत्मा को 2 अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करा गया है जिनमें एक चीज जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पर जो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। लोग एज और लाइक देखकर सिमिली लगा देते हैं, एज और लाइक देखकर सिमिली नहीं होता है। 2 अनलाइक थिंग्स विच हैव वन थिंग इन कॉमन and the comparison is made with the help of 2 words as and like, then it is simile. And if the comparison is made between similar things, that is not simile, that is comparison. To err is human, to forgive divine. जब 2 statements जो है वो एक साथ लिखे जाते हैं, आमने सामने लिखे जाते हैं और ऑपोजिट स्टेटमेंट्स होते हैं तो उसे एंटीथीसिस कहा जाता है। ऑक्सीमोरोन में एक वर्ड होता है और उसका ऑपोजिट वर्ड होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा डेफनिंग साइलेंस, तो डेफनिंग साइलेंस जो है इसमें क्या हुआ? एक वर्ड है साइलेंस, उसका ऑपोजिट है डेफनिंग, या डेफनिंग एक वर्ड है उसका ऑपोजिट है साइलेंस। डेफनिंग होता है साउंड, नॉट साइलेंस, तो ये ऑक्सीमोरोन है।
जब एक वर्ड होता है उसके साथ उसका ऑपोजिट वर्ड होता है, दैट इज ऑक्सीमोरन। एंटीथीसिस में दो स्टेटमेंट्स होते हैं। टू अर इज ह्यूमन, अर का उल्टा है फॉरगिव, ह्यूमन का उल्टा है डिवाइन। तो जब दो स्टेटमेंट्स को आमने सामने रखा गया तो दैट इज एंटीथीसिस। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म का एग्जाम्पल है। ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म में से लिया गया है। इट इज अ पोएम बाय पोप, अलेक्जेंडर पोप, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये जो क्वेश्चन है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, आप देखिए यहाँ मिल्टन को संबोधित किया जा रहा है। दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुम्हें इस समय जो है होना चाहिए था। संबोधित कर रहे हैं मिल्टन को, जब वो कर रहे हैं तो उस समय मिल्टन जो है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, ही इज ऑलरेडी डेड, वो मर चुके हैं। तो मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये संबोधित किया जा रहा है। एक अपोस्ट्रोफी में एक डेड पर्सन को संबोधित किया जाता है। अब इन अपोस्ट्रोफी सम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और अ पर्सन हु इज डेड इज एड्रेस्ड, तो उसे क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी। कई बार लोग सिर्फ इसका सिंबल देखकर ये सोच लेते हैं कि ये जो है अपोस्ट्रोफी है, या ये कई बार ये अपोस्ट्रोफी का सिंबल नहीं होता, ये एक्सक्लेमेशन का भी सिंबल होता है। शी इज अ फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स। अब सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए, यह जो शी है इसमें ये कहा गया है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड को कंपेयर किया गया है। शी इज अ फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर, हालांकि ये मेटाफर भी है। अगर शी को फैन ऑफ स्टेगनेंट मतलब फैन से कंपेयर करा जाता है तो वो चीज़ एक मेटाफर भी हो जाती है। मगर अगर हम इस पोएम को ध्यान में रखते हुए कहें तो शी यानी कि इंग्लैंड, और इंग्लैंड को कहा गया है कि इंग्लैंड के अंदर भी वैसी ही खामियां हैं जैसे आम ह्यूमन बींग्स में होती हैं। तो शी यहाँ पर इंग्लैंड को कहा गया है और उसे कंपेयर माना गया है कि शी इज अ फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर, कि वो इंग्लैंड जो है वो स्टेगनेंट वाटर का फैन है। तो इंग्लैंड मदरलैंड को वुमेन माना जाता है, तो यहाँ पे इंग्लैंड को पर्सोनिफाई करा गया है, दैट्स वाई इट्स अ पर्सोनिफिकेशन। और ये जो लिया गया है ये लंदन 1802 से है, लंदन 1802, और इसमें इंग्लैंड को कहा गया है कि जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स लंदन इज ऑल्सो सफरिंग विद शॉर्टकमिंग्स। तो ये है शी, लंदन के लिए जो है, इंग्लैंड के लिए ये वर्ड यूज करा गया है, फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर, इसीलिए इसको इंग्लैंड को कहा गया है। कंट्री में ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, इसलिए ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, दैट्स पर्सोनिफिकेशन। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, एक फिगर ऑफ स्पीच आपकी होती है, दैट्स पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऊपर से देखने में विरोधाभासी लगता है बट इट हैज सम अंडरलाइंग ट्रुथ विद इन इट। और इसका मतलब, पैराडॉक्स का मतलब होता है जैसे फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, इसका मतलब हुआ कि जहाँ एंजल्स भी जाने से घबराते हैं वहाँ पर मूर्ख लोग चले जाते हैं। ये एक पैराडॉक्स है कि जहाँ पर फरिश्ते जाने से घबराते हैं वहाँ मूर्ख चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि मूर्ख लोग हर उस जगह जाएंगे जहाँ उनको मना करा जाएगा, और जो मतलब जो सही सलामत दिमाग के हैं वो लोग नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये पैराडॉक्स है। अब यही जो एपिग्राम्स होते हैं ना, हर एपिग्राम पैराडॉक्स होता है। जैसे हमने बोला नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये एपिग्राम है, और ये पैराडॉक्स इसलिए हो जाता है कि खुद को तो नाचना आता नहीं है, आंगन टेढ़ा है। तो ये जो कहावतें होती हैं, हर पैराडॉक्स जो है, हर पैराडॉक्स एपिग्राम नहीं हो सकता, लेकिन हर एपिग्राम पैराडॉक्स होता है, क्योंकि उसमें कहावत में एक अंडरलाइंग ट्रूथ जो है वो छिपा रहता है। तो ये इसमें पैराडॉक्स अगर फिगर ऑफ स्पीच दी हुई होती तो पैराडॉक्स होता, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये कहावत है, ए शॉर्ट पिदी स्टेटमेंट विच हैज सम ट्रूथ इन इट, विच हैज अ ट्रूथ, जो ट्रूथ जो है समय के साथ प्रूव हो चुका है। तो ये एपिग्राम, अ शॉर्ट पिदी स्टेटमेंट कंटेनिंग ट्रूथ, तो ये जो है दैट इज अ पैराडॉक्स एज वेल एज एन एपिग्राम। तो ये एग्जाम्पल है किसका, एपिग्राम का। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ इज अ टेल, ये मकबेथ जो प्ले है उसकी लाइंस हैं, और इसमें ये बोला गया है कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी,
सिग्निफाइंग नथिंग। साउंड एंड फ्यूरी, ये टाइटल फॉकनर ने लिया है अपने वर्क के लिए। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ को कंपेयर किया गया है एक मूर्ख के द्वारा कही गई कहानी से। तो लाइफ को कंपेयर किया जा रहा है मगर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? मेटाफर। मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली भी कहा जाता है। इम्प्लाइड सिमिली का मतलब होता है जिसमें हम मान लेते हैं कि कंपैरिजन है। और मेटाफर, तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? दैट्स मेटाफर बिकॉज देयर इज अ कंपैरिजन। लाइफ का कंपैरिजन टेल के साथ किया गया है बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज जो है वो एक वाइल्ड जस्टिस है। तो रिवेंज की तुलना जो की जा रही है वो वाइल्ड जस्टिस से की जा रही है। रिवेंज एक प्रकार का सैवेज न्याय है, बदला एक प्रकार का न्याय, सैवेज न्याय है। तो रिवेंज की तुलना की जा रही है किससे? जस्टिस से। तो ये फिर क्या हो गया? कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं करे गए हैं। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? दैट इज मेटाफर। द न्यूज वॉज अ डेगर टू हिज हार्ट। द न्यूज वॉज अ डेगर टू हिज हार्ट। न्यूज को कंपेयर किया गया है डेगर से। तो न्यूज वॉज अ डेगर टू हिज हार्ट मीन्स न्यूज कैसी है? चाकू की तरह। द न्यूज वॉज लाइक अ डेगर होता तो वो हो जाता सिमिली, लेकिन यहाँ न्यूज को कंपेयर किया गया डेगर से, तो दैट इज मेटाफर। मेटाफर मीन्स इम्प्लाइड सिमिली। डियर गॉड द वेरी हाउस सीम asleep। डियर गॉड, वो घर सोता हुआ प्रतीत हो रहा है। गॉड में अपॉस्ट्रफी, भगवान को संबोधित किया। द वेरी हाउसेस सीम asleep, लेकिन यहां पर आप देखिए हाउसेस के लिए asleep वर्ड यूज करा। asleep इज एन एडजेक्टिव। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? पहली बात, आप लोगों ने ट्रांसफर्ड एपिथेट में ये पढ़ा होगा कि ये जो नाउन के लिविंग नाउन के नॉन लिविंग नाउन के जस्ट पहले लगते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कभी भी नाउन के पहले नहीं लगते हैं, वो हमेशा नाउन के बाद लगते हैं। तो जिसमें asleep है, अफ्रेड है, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कभी भी उनमें जो सब्जेक्टिवली यूज नहीं होते, प्रेडिकेटिवली जो है वो यूज किए जाते हैं। तो इसीलिए ये जो एडजेक्टिव है वो यूज किसके लिए हुआ है? हाउसेस के लिए। तो अगर आप स्लीपिंग हाउसेस वर्ड यूज कर, अगर आप बोलते हैं स्लीपिंग हाउसेस, तो स्लीपिंग हाउसेस में यहीं पे ये चीज कौन सा हो जाता? ये हाउस के पहले एडजेक्टिव आ गया तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। एपिथेट का मतलब ही होता है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज होता है, तो इसलिए कहाँ आया? बाद में। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें एक लिविंग एडजेक्टिव एक नॉन लिविंग नाउन को ट्रांसफर हो जाता है। एंड एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव। ओके जी। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। अब इसमें ना दो फिगर्स ऑफ स्पीच है। 10,000 saw, अब अगर डेफोडिल्स है, आप के गोल्डन डेफोडिल्स को देखते हैं तो जैसे ये वर्ड्सवर्थ की डेफोडिल्स पोएम की लाइंस हैं, तो कोई भी 10,000 एक तो देख नहीं, मतलब होंगे भी तो गिन नहीं सकता कि 10,000 मैंने देख लिए। तो पहली चीज तो ये पहली लाइन में तो ये हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। टॉसिंग देयर हेड्स, टॉसिंग देयर हेड्स का मतलब है यहां पर जो डेफोडिल्स हैं उनको टॉसिंग देयर यानी कि सिर हिला के नाच रहे हैं। तो ये जो फिगर है टॉसिंग देयर हेड्स में, ये है आपकी पैथेटिक फैलेसी। पर्सोनिफिकेशन तो है ही, लेकिन इसे क्या कहेंगे? पैथेटिक फैलेसी। अब पैथेटिक फैलेसी का क्या मतलब होता है? पैथेटिक फैलेसी का मतलब होता है when the attributes of human beings are given to the objects of nature, that is known as pathetic fallacy। तो यहाँ पर पैथेटिक फैलेसी है। आपके दिमाग में ये भी आता है ये तो पर्सोनिफिकेशन है। हर ऐसी चीज जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, अगर आप उसे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के दो और सब टाइप्स हैं, जिनका है एक ट्रांसफर्ड एपिथेट और एक है पैथेटिक फैलेसी। तो
तो जब नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन एडजेक्टिव, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग एडजेक्टिव्स दे देते हैं तो वो होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, और जब नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं तो वो होता है पैथेटिक फैलेसी। तो हेयर इट इज पैथेटिक फैलेसी। तो इन दो लाइंस में दो फिगर्स ऑफ स्पीच है। पहली में है आपकी दैट इज हाइपरबोल, और दूसरी में है पैथेटिक फैलेसी। Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. Oh, listen. Oh, suno. For the vale profound is overflowing with the sound. अब इसमें भी आप ये देखिए, oh, listen. For the vale profound, सुनो. For the, किसी को जो है यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। For the vale profound is overflowing with the sound. साउंड की बात आ रही है, वेल ओवरफ्लोइंग साउंड, ओनोमोटोपिया भी है और इसमें संबोधित भी किया जा रहा है। तो संबोधित करने की वजह से इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज अपोस्ट्रोफी। इसमें अपोस्ट्रोफी और ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, तो ये जो है ओनोमोटोपिया भी है, दैट इज ओनोमोटोपिया। ओ लिसन, सुनो। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप को कंपेयर किया गया है एक ट्री से जो शेल्टर देता है। तो फ्रेंडशिप इज लाइक अ शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप को कंपेयर किया गया है ट्री से, और कंपैरिजन का वर्ड यूज नहीं किया गया। तो ये जो है वैसे तो मेटाफर है, वैसे तो क्या है ही, मेटाफर ही है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ बेड ऑफ रोजेज नहीं है। तो लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेज या लाइफ इज नॉट, लाइफ को कंपेयर किया गया है बेड ऑफ रोजेज से, तो अगेन इट इज मेटाफर। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये मकबत की ही लाइन्स हैं, और इसमें है ऑल द, मकबत प्ले की लाइन्स हैं। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन, कि जितने भी अरब के जो परफ्यूम्स हैं वो इस हाथ को सुगंधित नहीं बना पाएंगे। तो इसमें जो इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि मर्डर के बाद ऐसा लगता है कि खून जो है उसकी स्मेल हाथों से नहीं जा रही है, तो इसीलिए ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया। लेकिन ये एक हाइपरबोल है, तो इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच है हाइपर। हाइपरबोल का मतलब होता है एक ऐसा एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट which can't be true. Why men, if the river were dry, I am able to fill it with water. Why man, कि if the river, कि अगर जो है रिवर सूखी है तो मैं उसे अपने आंसुओं से भर दूंगा। ये भी अतिशयोक्ति है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना, दैट्स हाइपरबोल। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड, ये देखिए दो स्टेटमेंट्स हैं, बिल्कुल आमने सामने बराबर में लिखे हुए हैं। यूनाइटेड का उल्टा है डिवाइडेड, और स्टैंड का उल्टा है फॉल। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इसीलिए यहां पर हो गया एंटीथेसिस। विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। विजन की अंतर्दृष्टि वो चीज है कि वो चीज देखना जो दूसरों को नहीं दिखाई देती। तो ये विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स, ये एक तरीके से पैराडॉक्स है। और व्हाट इज, जो दूसरों के लिए अदृश्य है वो जिसके अंदर कुछ अंतर्दृष्टि है देखने की, वो देख सकता है। तो ये पैराडॉक्स है, और जो पैराडॉक्स है ये एक हर एपिग्राम पैराडॉक्स होता है। तो ये एक कहावत भी है और ये एक पैराडॉक्स भी है। तो दैट इज एपिग्राम। तो इसको इसमें एपिग्राम में दिया गया है। तो यहाँ पर वैसे इसका अगर यहाँ पे पैराडॉक्स भी दिया होता तो पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो विरोधाभासी लगता है मगर उसमें एक सच छिपा रहता। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का लास्ट क्वेश्चन था। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं आप लोगों से टूर द फोर्स सीरीज भी कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आपसे मिलती रहूँ। बाय बाय।
और ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स, राइटर्स, ये दोनों चीज़ें, लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, ये तो सभी एग्जाम्स में बहुत काम के हैं। तो आप इनको भी पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।